गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपने बीच लेकर आए हैं करंट वेस्ट जीएससी के प्रैक्टिस सेट 15। आप लोग 14 सेट का आए हुए काफ़ी समय हो गया है, बीच में हमने कंटेंट दिया है आपको, तो आज पुनः प्रैक्टिस सेट 15 लेकर आपके बीच उपस्थित हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये आपके सामने, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ये पहला प्रश्न हिस्ट्री से है। साथ ही मैं जो भी प्रश्न लेकर आपके लिए आया हूँ वो सारी प्रतियोगी परीक्षा जो करंट में चल रही हैं सबके लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये प्रश्न जो है वो गत वर्ष परीक्षा में आए हुए भी हैं, वर्तमान में परीक्षा से कहीं न कहीं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो मैं बहुत ही जो समसामयिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आता हूँ। पहला क्वेश्चन है, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? विकल्प आपके सामने, ए राजगृह, बी श्रावस्ती, सी उज्जैनी और डी तक्षशिला। साथ ही कौशल महाजनपद की राजधानी थी आपकी साकेत तथा श्रावस्ती। तो यहाँ ऑप्शन में श्रावस्ती है तो श्रावस्ती विकल्प सही हुआ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसके शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था? किसके शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था? विकल्प आपके सामने, ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी स्कंदगुप्त और डी समुद्रगुप्त। ए चंद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी स्कंदगुप्त और डी समुद्रगुप्त। साथ ही जो चीनी यात्री फायान है वो आपके आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ये भारत आया था फायान। चलते अगले प्रश्न की तरफ। बरावर एवं नागार्जुन की गुफाओं का निर्माण किस मौर्य शासक द्वारा कराया गया था? किस मौर्य शासक द्वारा कराया गया था? विकल्प आपके सामने, ए सम्राट अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी दशरथ, डी बिंदुसार। बताना साथी आपको, बरावर एवं नागार्जुन की गुफाओं का निर्माण किस मौर्य शासक द्वारा कराया गया था? तो ये कराया गया था साथियों आपका दशरथ। जो मौर्य शासक दशरथ था उसके समय में बरावर एवं नागार्जुन गुफाओं का निर्माण कराया गया था। चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये पुस्तक है, किसने लिखी थी? इसके लेखक कौन थे? इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन थे ये बताना है आपको। और साथ ही यदि आपको लगता है कि आपको यदि आप हमसे पहले प्रश्न के आंसर दे रहे हैं तो आप नोट करते जाइए कि आपने कितने क्वेश्चन आउट ऑफ 20 ठीक किए हैं। मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इससे आपको भी मूल्यांकन करने में सुविधा रहेगी कि आपकी तैयारी किस स्तर पर चल रही है और किस क्षेत्र में आपको और अधिक इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। इसके लिए मैं आपको पर्सनली गाइडेंस भी कर सकता हूँ। प्रश्न है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? विकल्प ए है आपके सामने, गोपाल कृष्ण गोखले, बी डी सावरकर, सी दादा भाई नौरोजी, और डी है विकल्प आपके सामने, बाल गंगाधर तिलक। आपको बताना है कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका वी डी सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर इस पुस्तक के लेखक थे। और ये पुस्तक इस पुस्तक में इन्होंने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पहली बार 1857 की क्रांति को कहा था। क्या कहा था? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसी पुस्तक में कहा था। और किसने कहा था ये? तो ये कहा था बी डी सावरकर साहब ने, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक में। चलते हैं आगे। तिलक स्वराज फंड की स्थापना किसने की थी? तिलक स्वराज फंड की स्थापना किसने की थी? विकल्प इसमें छोटे दिए हुए हैं, मैंने जूम कर दिया आपके लिए।
ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी एनी बेसेंट और डी सरदार भगत सिंह। साथ ही पुस्तक थी आपकी पुस्तक नहीं सॉरी ये तिलक स्वराज फंड। तिलक स्वराज फंड की स्थापना किसने की थी, तो बताना है आपको ये। तो साथ ही तिलक स्वराज फंड की स्थापना की थी आपके महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी इसका राइट आंसर है, महात्मा गांधी। चलते अगले प्रश्न की ओर। काकोरी कांड में निम्नलिखित में से किसको फांसी नहीं दी गई थी। पहले तो काकोरी कांड था क्या साथियों, तो ये जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास में काकोरी नामक स्टेशन है, वहाँ पर एक डाउन ट्रेन को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया था। तो उसी में जो पकड़े गए फिर इनको फांसी दे दी गई थी। तो ये बताना है आपको इनमें से किसको फांसी नहीं दी गई थी काकोरी कांड में। अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, डी चंद्रशेखर आज़ाद। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया आपके लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद को फांसी नहीं दी गई, जिन्होंने स्वयं अल्फ्रेड नोबल पार्क में जो है अपनी पिस्टल से ही गोली मार के अपनी शहीद हो गए थे। तो काकोरी कांड में जो फांसी दी गई थी वो अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, इन 4 लोगों को फांसी दी गई। चलते अगले प्रश्न की ओर। वेदांत किसे कहा जाता है, वेदांत किसे कहा जाता है। विकल्प आपके सामने ए पुराण, बी ब्राह्मण, सी धर्मशास्त्र और डी उपनिषद। बताना साथी आपको कि वेदांत किसे कहा जाता है, वेदांत किसे कहा जाता है, पुराण, ब्राह्मण, धर्मशास्त्र या उपनिषद। इसका राइट आंसर है साथियों उपनिषदों को हम वेदांत भी कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलें। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान भी प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। आपके सामने अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21। साथियों अनुच्छेद 14 की बात करें तो ये भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है कि विधि के समान कानून के समक्ष सभी नागरिक एक समान हैं। अनुच्छेद 19 की बात करें तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। अनुच्छेद 21 की यदि बात करें हम तो अनुच्छेद 21 आपका जो है कि जीवन जीने की स्वतंत्रता, राइट ऑफ लाइफ, और जो है इसके साथ इसमें व्यक्ति की गरिमा का अधिकार भी जुड़ा होता है। और इसी में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी किया गया है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही। तो ये साथी इसका राइट आंसर है आपका अनुच्छेद 21 ही एक ऐसा आर्टिकल है जिसको जो है आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। एक और आर्टिकल है आपका आर्टिकल 20, इसको भी निलंबित नहीं किया जा सकता है आपातकाल के दौरान भी। अब इसमें प्रावधान क्या होता है, तो आपका आर्टिकल 20 में अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जा सकता और किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। तो ये दोनों ही आर्टिकल आपके आर्टिकल 20 और 21 आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। फजल अली आयोग का गठन किस संदर्भ में हुआ था। फजल अली आयोग का गठन जो है वो किस संदर्भ में हुआ था, ये बताना है आपको। विकल्प आपके सामने ए राज्य पुनर्गठन के संबंध में, बी केंद्र राज्य के मध्य करों के वितरण के संबंध में, सी है आपका प्रशासनिक सुधार के संबंध में, डी है दल बदल पर सुझाव के संबंध में। साथ ही सबसे पहले बताएं आपको 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष थे आपके फजल अली। और फजल अली साहब के साथ एम पडिक्कर और एन कुंजरू भी इसके सदस्य थे। और जब पट्टाभी श्रीमालू ने आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने के संबंध में अनशन के दौरान उनकी जब मृत्यु हो गई तो फिर वहाँ पर काफ़ी अशांति फैल गई।
इस संदर्भ में फिर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ और फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। तो इसकी जो है किस संदर्भ में हुआ था, तो राज्य पुनर्गठन के संदर्भ में, और इसी की सिफारिश के आधार पर 1953 में पहली बार भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। चलते अगले प्रश्न की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? साथ ही जब संसद अपने सत्र में नहीं होती है तो उस समय सरकार को अगर कोई कानून लेके आना होता है तो संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति एक अध्यादेश द्वारा ऐसा कानून ला सकते हैं, और वो कानून जो है 6 माह की अवधि के लिए मान्य होता है। और 6 माह किसी भी दो संसद के जो सत्र होते हैं उनके बीच में 6 माह से अधिक की अवधि नहीं होती है। और तो जब संसद का सत्र शुरू हो जाए तो उससे अधिकतम 6 सप्ताह तक उसको जो है पारित कराना होता है, नहीं तो वो पुनः रद्द हो जाएगा। तो ये जो प्रावधान दिया गया है ये किस अनुच्छेद के तहत है? विकल्प आपके सामने अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 356। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। और अनुच्छेद 356 तो सभी लोग जानते हैं, ये जब राज्य में कोई संवैधानिक अड़चन आती है तो राज्य स्तर का आपातकाल इसमें लगाया जाता है, जिसको आर्टिकल 356 बोलते हैं। राष्ट्रपति शासन भी इसको एक तरीके से कहते हैं, राज्य में जब भी लागू किया जाता है तो। और आर्टिकल अनुच्छेद 213 की बात करें तो जो शक्ति अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को दी गई है संसद के जब सत्र में नहीं होती है तब अध्यादेश लाने की, वही 213 में जो है राज्यपाल को दी गई। किसको दी गई है? राज्यपाल को शक्ति दी गई है कि जब वो विधानसभा सत्र में न हो तो वो भी अध्यादेश ला सकता है उस राज्य के लिए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका आर्टिकल 123। चलते अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76। बताना है आपको। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, इसका जो है ये देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी होता है और इसे संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है। दोनों जो है सदनों की संयुक्त बैठक हो तो उसमें भी ये भाग ले सकता है, लेकिन इसको किसी भी सदन की बैठक में मताधिकार करने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन कार्रवाई में भाग ले सकता है और अपनी बात भी रख सकता है। तो इससे संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद आपका आर्टिकल 76, अनुच्छेद 76 जो है वो भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। 74 और 75 जो है मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री से रिलेटेड है। आगे चलते हैं हम। लोकसभा सदस्य के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? अभी साथियों हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं और नई सरकार का गठन हुआ है, तो आपको ये बताना है कि ये समसामयिक प्रश्न भी बन जाता है कि लोकसभा सदस्य के लिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको MP या सांसद बोलते हैं, उसके लिए निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितने वर्ष की आवश्यकता उसको होती है? किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितने वर्ष हो कि वह लोकसभा सदस्य के लिए निर्वाचन हेतु अपना पर्चा फाइल कर सकता है? तो विकल्प आपके सामने A 18 वर्ष, B 21 वर्ष, C 25 वर्ष और D है आपका 30 वर्ष। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका 25 वर्ष। 25 वर्ष। और यही बात हमें यदि राज्यसभा सांसद के लिए कहें तो वो हो जाता है 30 वर्ष। ये किसके लिए? राज्यसभा के लिए। और ये क्या किसके लिए होता है? लोकसभा के लिए। चलते अगले प्रश्न की तरफ। श्योक नदी किस नदी की सहायक नदी है? श्योक नदी किस नदी की सहायक नदी है, ये आपको ये बताना है। विकल्प आपके सामने A सिंधु नदी, B सतलज नदी, C रावी नदी
डी ब्यास नदी। श्योक नदी किस नदी की सहायक नदी है? यदि आपने श्योक नदी सुनी होगी तो पता होगा आपको। ये आपके लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। अब तो वर्तमान में शायद लद्दाख में पड़ेगी। तो ये जो है श्योक नदी सहायक नदी है साथियों सिंधु नदी की। किसकी? सिंधु नदी की। और सिंधु नदी की अन्य सहायक नदियाँ हैं ब्यास, यास्कर, श्योक, सतलज भी जाके सिंधु नदी में ही मिलती है। सतलज भी सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो श्योक नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो वो आपकी सिंधु नदी की। चलते अगले प्रश्न की तरफ। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? विकल्प आपके सामने। ए बृहस्पति, बी शनि, सी मंगल, डी शुक्र। आपको बताना है कि किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर है आपका शनि ग्रह। शनि ग्रह के 145 उपग्रह हो गए हैं और सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह हो गया है शनि। आगे चलते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार है। देखिए दो तरह से किसी स्थान की लोकेशन हो जाती है कि आपकी अक्षांशीय और एक देशांतर में। इसको लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड भी कहते हैं इंग्लिश में। तो आपको ये बताना है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। विकल्प आपके सामने। ए 3 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। विकल्प बी 4 डिग्री 5 मिनट से 37 डिग्री 5 मिनट दक्षिण का। सी है 3 डिग्री 5 मिनट से 36 डिग्री 5 मिनट उत्तर। और डी है आपका 5 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट 4 सेकंड उत्तर। इसका साथियों राइट आंसर है आपका। आप टिक करिएगा क्या है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर है साथियों 3 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। इसमें कहीं भी सेकंड का प्रावधान नहीं है जैसा इसमें दिया गया है। आपको याद रखना है, ये आपको एग्जैक्ट याद करने हैं। और आपका जो अक्षांशीय विस्तार हो गया। देशांतर की बात करें हम, देशांतर है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। 97 डिग्री 25 मिनट तक ये है आपका। और कहाँ पर है? पूर्व दिशा में। ये आपका इसका देशांतर है। क्या है? देशांतर। और अक्षांश में आपका 3 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में आपका अक्षांशीय विस्तार है भारत देश का। अगले प्रश्न की तरफ चलें। भारत के पश्चिमी घाट, जिसको क्या कहते हैं? सह्याद्री भी कहते हैं। जिसको सह्याद्री भी कहते हैं। पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस राज्य में नहीं है? पर्वत कहें या पहाड़ी कहें इसको, तो इसका विस्तार अगर आप कहें किस राज्य में नहीं है, तो यदि आपको ये पता हो किस राज्य में है तो आप इसका उत्तर कर सकते हैं। विकल्प आपके सामने। ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी केरल और डी तेलंगाना। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका तेलंगाना। तेलंगाना में पश्चिमी घाट का विस्तार नहीं है। पश्चिमी घाट आपका शुरू होता है भारत के पश्चिमी तट के समानांतर गुजरात, महाराष्ट्र, इसके बाद आप आ जाएं नीचे गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु तक इसका विस्तार है। विस्तार कहाँ पर नहीं है? तो इसका विस्तार आपका तेलंगाना में नहीं है दिए हुए विकल्प के अनुसार। आपको ये भी याद होगा कि जो है नीलगिरी श्रेणी इसकी जो नीचे पड़ती है उसका जो है सर्वोच्च शिखर है डोडा बेट्टा। और अनाईमुडी इस पूरे पश्चिमी घाट का सबसे उच्च शिखर है। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में है ये बताना है आपको। विकल्प हैं आपके सामने। ए बिहार, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम और डी आंध्र प्रदेश। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में? साथ ही मैंने टाइगर रिजर्व के संबंध में एक लेक्चर पूरा बनाया है। मैं उसका जो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस लेक्चर को पूरा देखेंगे तो आपको भारत के सारे टाइगर रिजर्व जो भी हैं उन सब की आपको लिस्ट 54 टाइगर रिजर्व की मिल जाएगी।
मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये है आपके साथियों असम राज्य में। कहाँ पर है? असम में। बिहार की बात करें तो बिहार में जो प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है वो है बाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसका प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है कामलांग। और आंध्र प्रदेश में हम बात करें तो श्रीशैलम, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व प्रमुख हैं, और अन्य अन्य भी टाइगर रिजर्व हैं। पूरे देश में कुल मिलाकर 54 टाइगर रिजर्व हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। सौर मंडल के किस ग्रह को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है? सौर मंडल के किस ग्रह को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है? विकल्प हैं आपके सामने। ए बृहस्पति, बी शनि, सी पृथ्वी, डी मंगल। बताना है आपको सौर मंडल के किस ग्रह को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है? तो वो ग्रह है साथियों आपका बृहस्पति। ये जो बृहस्पति, इसका नाम रोमन भगवान ज्यूस के नाम पर पड़ा है, और यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। कैसा है? सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन इसका घनत्व तो कम है, और इसे लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। परम प्रवेग क्या है? परम प्रवेग क्या है? विकल्प आपके सामने। ए प्रक्षेपास्त्र, बी एंटी टैंक मिसाइल, सी उपग्रह, और डी है आपका सुपर कंप्यूटर। परम प्रवेग क्या है बताना है आपको। ये प्रक्षेपास्त्र है, एंटी टैंक मिसाइल है, उपग्रह है, या सुपर कंप्यूटर है। यदि आपने थोड़ा सा भी विज्ञान प्रौद्योगिकी पढ़ी है तो आप बता सकते हैं ये क्या है। एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर है। और भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो था परम 8000। क्या था? परम 8000। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। वर्तमान में ये बनाया गया है परम प्रवेग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? और यदि आप ये जान जाए तो ये भी बता देना कि इसका मुख्य फोकस किस चीज़ पर था। तो विकल्प आपके सामने। ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी तृतीय पंचवर्षीय योजना, और डी है आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना। आज यदि आपने पंचवर्षीय योजना पढ़ी है तो आप बता सकते हैं। और 1 जनवरी 2015 से क्या बन गया आपका? नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 से बन गया है नीति आयोग, और पंचवर्षीय योजना हो गई खत्म। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो पंचवर्षीय योजना हो गई खत्म, और क्या बन गया? नीति आयोग बन गया है, जो है योजना आयोग का स्थान इसने लिया है। और योजना आयोग जो संस्था थी उसके जो अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री होते थे, और अब नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। तो योजना आयोग का स्थान ले लिया नीति आयोग ने, इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं का कॉन्सेप्ट भी तभी से हो गया है बंद। तो ये साथियों कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी ये बताना है आपको। तो ये थी आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 तक चली थी वो आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, और दूसरी पंचवर्षीय योजना आपके ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी हेराल्ड डोमर पर आधारित, उसका मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि विकास पर केंद्रित थी। और ये दूसरी पंचवर्षीय योजना जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ये इसका पूरा जो इस मुख्य इसका जो केंद्रित थी वो औद्योगिक विकास पर केंद्रित थी, और इसका समय था 1956 से 1961 तक। इसी के साथ साथियों आज का ये टेस्ट यहीं पर समाप्त होगा, और मैं आपके लिए ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर अगले टेस्ट में आता रहूँगा। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। हमारे चैनल GSG कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग विद सुनील सर में आप सभी लोग स्टे ट्यून करिएगा। चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, ऑल बटन पर क्लिक करिए, जिससे कि आपको हमारे जो भी वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग GSG कोचिंग पॉइंट।